स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास, हम ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यूटी में रखते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट जब अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और जितनी ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ हैं वो रिफ्रैक्शन को शो करवाती हैं। जैसे एक लेज़र लाइट को जब आप वाटर में फिल करके उस पर फॉल करवाएंगे तो आप रिफ्रैक्शन को बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्लास स्लैब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है जिसमें हम रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। तो इसमें हम रिफ्रैक्शन आपने लोअर क्लासेस में अपने 10th के एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा। ग्लास स्लैब के ऊपर जब हम पिन्स लगाते हैं, 2 पिन्स यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन जब आप उसे ग्लास स्लैब के से साथ देखोगे तो आपकी पिन्स की शेप अलग आएगी। बट अगर आप ग्लास स्लैब हटा के देखोगे, ग्लास स्लैब में आपको वो पिन स्ट्रेट लाइन में दिख रही होंगी, बट जब आप ग्लास स्लैब हटा देंगे तो पिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी। ऐसे ही अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, कुछ हैंडराइटिंग लिखी हुई है और उसके ऊपर ऐसे ग्लास स्लैब को रख दें या ट्रांसपेरेंट मीडियम को पानी से भरे हुए कांच के ग्लास को भी रख दें तो वो जो राइटिंग है वो आपको रेज्ड नज़र आएगी। ऐसे ही अगर पानी में हमने सिक्का फेंका हुआ है तो वो जो कॉइन है वो भी रेज्ड नज़र आएगा। इट इज़ ऑल ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो पहले हम इस फिनोमिना को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होती है उसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास स्लैब कंसीडर की। इस ग्लास स्लैब को माना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसकी थिकनेस t है। तो ग्लास स्लैब पे सबसे पहले एक रे इंसिडेंट हुई और उसे हमने इमेजिन कर लिया, लेट दैट रे इज़ a टू o। वो जिस सरफेस पे फॉल करी उसे o एज्यूम कर लिया। सपोज़ o पॉइंट पे एक नॉर्मल है n1 से लेके n1 डैश तक, ठीक है। तो जैसे ही ये रे इंटरफेस पे फॉल करेगी, इंटरफेस वो बाउंड्री है जो 2 मीडिया को सेपरेट कर रही है, रेयरर और डेंसर मीडियम को। तो एयर को हमने रेयरर बोल दिया और ग्लास स्लैब को हमने डेंसर मीडियम बोल दिया। तो जब ये लाइट यहाँ पर जाएगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी और यहाँ से फिर से बाहर निकलेगी तो अगेन लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये जो लाइट है इसको एक्चुअल में जाना कहाँ था, बिल्कुल इसको ऐसे सीधे निकलना था। ऐसे लाइट का एक्चुअल पाथ, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो ये होनी थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। लाइट को ऐसे बिल्कुल सीधे जाना था, ऐसे ये वाले पाथ पे, लेकिन वो बेंड हो गई अपने पाथ से। तो ये जब इंसिडेंस हुई सरफेस पे, सपोज दिस एंगल इज़ आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल r1। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। सपोज़ ये पॉइंट है n2 से लेके n2 डैश तक। तो इस पॉइंट पे ये जो एंगल है ये r1 एज्यूम कर लेते हैं और ये i1 डैश, क्योंकि देखिए जो z पे एंगल बनते हैं ऐसे, ये एंगल अगर 1 है तो ये भी एंगल 1 होता है। ऐसे ये z पे एंगल बन रहे हैं, ये नॉर्मल और ये लाइन, ऐसे ही ये z दिख रहा है आपको ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। सो दिस इज़ r1, दिस इज़ ऑल्सो r1। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूव करेंगे कि लाइट जितने डिग्री एंगल से एंटर करेगी उतने से ही बाहर निकल जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले कंसिडरेशंस के बाद हमने स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ स्टेट करता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो I इज़ इक्वल टू r1 इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मीन्स जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का, तो ऊपर वाला एंगल पहले लिखना है। तो साइन I को पहले लिखना है, फिर साइन R को लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो जब लाइट ने यहाँ पे रिफ्रैक्शन सफ़र की है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट से एज्यूम कर लेते हैं बी पे, तो बी पे भी अब स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पे r1 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड I डैश इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स एमरजेंट एंगल है। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, तो उसकी वैल्यू आएगी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पे एयर है तो ऊपर जो अंदर वाला एंगल है वो ऊपर आएगा, मीन्स साइन r1 डिवाइडेड बाय साइन I डैश। सपोज दिस इज इक्वेशन 2।
मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर ग्लास का एयर के विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है या 3/4 है, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिस इज़ ट्रू। इसमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर I/R1 साइन I/साइन R1, तो 1 ये इसका उल्टा हो जाएगा, फिर साइन I'/साइन R1। ये और ये टर्म कैंसिल। यहाँ से हमने क्या सीखा, एंगल I इज़ इक्वल टू एंगल I'। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक रे किसी एंगल पे ग्लास स्लैब पे फॉल कर रही है, मींस ओब्लिकली फॉल कर रही है, तो वो इंसिडेंट एंगल्स की वैल्यू से ही ग्लास स्लैब से एमर्ज हो जाएगी। इसलिए इंसिडेंट रे लेटरली डिस्प्लेस्ड हो चुकी है। लेटरली डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है वो हम देखते हैं लेटरल शिफ्ट में। लेटरल शिफ्ट क्या है, जब जो ग्लास स्लैब में रे ऐसे एंटर हुई तो रे को जाना बिल्कुल ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा उसको जाना था, लेकिन वो सीधा नहीं जाती, रे नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई ऐसे। तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लाइट को जाना यहाँ था लेकिन वो ऐसे गई, तो एमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मीनिंग क्या है, इंसिडेंट रे की ये वाली डायरेक्शन और एमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इसके ऊपर, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट मतलब लाइट शिफ्ट कितना हुई है, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की। तो उसके लिए कंसिडर करते हैं ये वाला एंगल तो आई है, तो ये भी पूरा आई होना चाहिए, लेकिन ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल है R1, तो ये कितना हो गया, आई पूरा था, ये R1 है, तो ये हो गया I-R1। सो दिस एंगल इज़ I-R1। क्लियर। तो ये एक ट्रायंगल में जहाँ पर दो एंगल होते हैं, अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो ये साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये वाली साइड पे एक ये एंगल और इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज़ बेस और ये परपेंडिकुलर और दिस साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। कौन सी ट्रायंगल में, दिस पॉइंट वाज O और दिस पॉइंट इज़ B एंड सपोज दिस पॉइंट इज़ L। ठीक है, तो इन ट्रायंगल फ्रॉम अबव डायग्राम OBL, इन ट्रायंगल OBL मुझे D निकालना है, तो मैं साइन की रेशियो ले लेती हूँ, साइन I-R1, ये एंगल है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, D इज़ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, O से B इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मुझे D कैलकुलेट करना है, सो D इज़ इक्वल टू साइन I-R1 इंटू OB। अब D निकल तो गया, लेकिन इसमें मुझे OB अभी नहीं पता, तो OB को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड O टू B। OB कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, दिस इज़ OB। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये पॉइंट को बोल देते हैं N1 डैश। इन ट्रायंगल OB N1 डैश, लुक एट दिस ट्रायंगल OB N1 डैश, ये वाली ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अब साइड पता कौन सी है, मुझे थिकनेस पता है T, तो मैं वो साइड चूज़ करूँगी जिसका मुझे ऑलरेडी पता है। तो T वाली साइड पता है और OB मुझे निकालनी है, तो O टू B इज़ हाइपोटेन्यूज, T बाय OB ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ये कॉस का एंगल बनेगा, सो कॉस R1। तो T इज़ इक्वल टू OB cos R1 and OB is equal to T by cos R1। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, सो D इज़ इक्वल टू साइन I-R1
व्हाट इज़ ओ बी फ्रॉम दिस इक्वेशन जो मैंने नीचे लिखी हुई है T/cos r1. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट इन केस ऑफ अ ग्लास स्लैब और इसका आंसर है D = sin I - r1 cos r1. दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर. लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी? अगर साइन I - r1 साइन का एंगल 90 डिग्री हो जाए और कॉस r1 1 हो जाए. कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 1 कहाँ पर होती है? 0 पे. तो अगर रिफ्रैक्टेड एंगल 0 हो जाए और यहाँ से इंसिडेंस एंगल 90 हो जाए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 वो 90 पे होती है. इंसिडेंस अगर 90 हो जाए और रिफ्रैक्टिव एंगल अगर 0 हो जाए तो लेटरल शिफ्ट विल बी मैक्सिमम. एंड व्हाट इज़ लेटरल शिफ्ट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. तो ये हमने पढ़ी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और ये रिक्वायर्ड आंसर है D = sin I - r1 T/cos r. नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन को. जहाँ पर हम डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं तो कुछ वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन पढ़नी है रिफ्रैक्शन की. तो वेरी फर्स्ट जो एक्टिविटी है फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ फर्स्ट बेंडिंग ऑफ रेजिंग ऑफ कॉइन पढ़ लेते हैं. रेजिंग ऑफ कॉइन व्हेन इट इज़ filled in glass filled with water. तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि शो दैट बॉटम ऑफ अ टैंक व्हेन इट इज़ फिल्ड विद वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, hence find the normal shift in the position of the object placed in a denser medium. तो हमने इसका आंसर कैसे देना है कि ऑल दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कंसिडर करते हैं एक कंटेनर जो बिल्कुल फिल है वाटर से एक लेवल AO तक और यहाँ पे हमने एक कॉइन रखा हुआ है. तो जब इस कॉइन को हम नॉर्मली देखेंगे, बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, इंसिडेंट रे ऐसे ही जाके ऊपर चली जाएगी और कोई बेंडिंग नहीं होगी. तो नॉर्मली देखने पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है AO जो रियल है हमें वही दिखेगी. कॉइन बेंड नहीं होगा, हमें रियल ऑब्जेक्ट ही दिखेगी. बट अगर हम ऑब्जेक्ट को सपोज़ इस पोजीशन से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम से रेयरर तक, यहाँ पर आई है, डेंसर से रेयरर तक जब लाइट जाएगी तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद सारी लाइट पीछे हमें लगेगा वर्चुअली आके स्क्रीन पे यहाँ पे मीट हुई है. तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी ऊपर आई. कॉइन हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, कॉइन हमें यहाँ पे दिखेगा. ऐसे ही अगर पानी से भरे हुए ग्लास के बीच में हम पेंसिल डाल देंगे और पेंसिल को हम ऑब्लिकली देख रहे हैं, मींस 90 डिग्री के अलावा एंगल पे देख रहे हैं, तो हमें पेंसिल भी ग्लास स्लैब के अंदर ग्लास फिल्ड विद वाटर के अंदर पेंसिल हमें बेंड ऑब्जर्व होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन नहीं दिखती, हमें ऑब्जेक्ट की चेंज हुई पोजीशन दिखती है, अपेरेंट पोजीशन दिखती है. तो जो कितनी रेजिंग होनी है, ऑब्जेक्ट में कितना रेज होना है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमें जो इमेज दिख रही है वो किस डिस्टेंस पे दिख रही है. हम इस आर्टिकल में वही डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और इस जो लिक्विड हमने इसके अंदर फिल किया हुआ है उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के साथ. तो रेजिंग ऑफ कॉइन क्यों है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, रियल पोजीशन नहीं दिखती, हमें ऑब्जेक्ट की अपेरेंट पोजीशन दिखती है क्योंकि रेज बेंड होने के बाद पीछे आके मीट कर जाती हैं. अब कुछ कंसिडरेशंस करते हैं कि A से ये जो O पॉइंट है, सपोज दिस इज़ पॉइंट A, ये एंगल इंसिडेंस है ये वाला, और लाइट यहाँ से, दिस इज़ नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे इंटरफेस पे फॉल कर रही है, सो दिस एंगल इज इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल रही है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल R, दिस एंगल इज़ I. अगर ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा. दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ C, दिस नॉर्मल इज़ N2 N dash, D is the position of the eye and let T be its
थिकनेस। ठीक है, तो इस डायग्राम से देखिए अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मतलब इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास नहीं सॉरी वाटर मैं यूज़ करूँगी, मैं इसको ठीक कर रही हूँ। हमने सारी रिफ्रैक्शन सपोज एयर में देखी है, तो एयर का लिख रही हूँ मैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर का लिख रही हूँ मीन्स इसका, तो एंगल ये वाला ऊपर आएगा ऑपोजिट वाला, तो साइन आई बाय साइन आर। तो अब इस पूरे आर्टिकल में मुझे साइन आई और साइन आर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। साइन आई बच्चे इस ट्राइंगल में आ रहा है, कौन सी ट्राइंगल में, ए ओ सी, पूरी ट्राइंगल में आई आ रहा है ना, तो हम पहले साइन आई निकालते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी, कौन सी, ए ये वाली ए ओ सी, इस ट्राइंगल में ये आई है, तो वैल्यू कितनी बनेगी ए ओ सी की, साइन आई मुझे निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ ए टू सी, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है ओ से सी तक, ये साइन आई निकल गया। अब साइन आर चाहिए, साइन आर कौन सी ट्रायंगल में, ये छुटकी ट्रायंगल ए आई सी में, पहले ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ ली अब उसकी इमेज के साथ, तो साइन आर इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर फिर से क्या रहेगा ए सी और हाइपोटेन्यूज हो गया आई सी, इसमें दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए सी से ए सी कैंसिल, वैल्यू क्या बन जाएगी आई सी ऊपर आ जाएगा ओ सी डिनोमिनेटर में। तो मैं स्टेप डायरेक्ट लिख रही हूँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ आई सी बाय ओ सी। सपोज़ करते हैं जब एक टैंक में रिफ्रैक्शन हुई है तो ये जो पॉइंट था ए और ये ओ पॉइंट, ये वाला जो सी पॉइंट था, ए और सी बहुत क्लोजली स्पेस है, पास में लाई कर रहे हैं, तो हमने आई सी को लिख देना है ए आई, ये आई पॉइंट ये था, आई सी ऐसे था, उसे ए आई लिख दिया, मीन्स सी इज़ वेरी क्लोज टू ए, तो सी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं ए से, ऐसे ही जो ओ सी है सी को रिप्लेस कर रहे हैं ए से, ए ओ लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या बन गई ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, व्हाट इज़ आई सी ए आई बाय ए ओ, ए आई क्या है ए आई इज़ अपेरेंट डेप्थ और व्हाट इज़ ए ओ इज़ रियल डेप्थ। लेकिन ये हमने निकाला है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन हमें चाहिए वाटर का, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाटर के अंदर हो रही है, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो मीन्स आंसर आ गया रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। ओरिजिनल डेप्थ कितनी थी कॉइन की और हमें जो चेंज हुई है वो अपेरेंट डेप्थ है, वो दिख कितनी रही है वो डिपेंड करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे कैसे लिखूँगी, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, ये वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है जो मैंने इसी पॉइंट से समराइज़ किया है। फाइन, यहाँ से हमने ये देखना है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ ग्रेटर देन 1, मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ ग्रेटर देन 1, तो मीन्स ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अपेरेंट डेप्थ जो है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू रियल डेप्थ, इसलिए बॉटम ऑफ द टैंक इज़ अपीयर टू बी रेज्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कितना रेज हुआ है, वो किस फैक्टर से पता चलेगा, नॉर्मल शिफ्ट से। नॉर्मल शिफ्ट मीन्स जो पोजीशन है वो कितनी शिफ्ट हुई है, तो वो कैसे पता चलेगा, ए से ओ में जब ए आई माइनस कर देंगे। इस डायग्राम में देखिए
दिस इज़ ए ओ, ये जो ओरिजिनल पोजीशन है ए से ओ, उसमें से ए आई माइनस करेंगे तभी पता चलेगा पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई है। तो ए ओ इसमें कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस ए आई बाय ए ओ एज इट इज़। दिस इज़ ए आई, ये जो फैक्टर है ये अभी हमने ऊपर निकाला है, ए आई बाय ए ओ, ये इसके इक्वल है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या सिंपली नॉर्मल शिफ्ट को x, ए ओ इज़ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, 1 माइनस, इसे सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया ऐसे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, जहाँ पे t जो है वो रियल डेप्थ है, n एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। क्लियर? तो ये हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेंसिल बेंड क्यों ऑब्ज़र्व होती है, और फिशेस हमें टू क्यों ऑब्ज़र्व होती हैं, और कुछ नेचर में भी ऐसे और फिनोमेनाज लाइक करते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सन अपीयर ओवल शेप्ड। वो सारे फिनोमेनाज पढ़ के हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक को और क्लियर करेंगे। थैंक यू।